बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ स्ट्रेटजिक फाइनेंस। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न एक जो चैप्टर है ये मैंने इस वक्त खोला हुआ है गिटमैन की किताब का। वैसे ये रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर आपको जितनी भी मैंने किताबें भेजी हैं उसमें से मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो चैप्टर है ये मैंने गिटमैन की किताब से ओपन किया हुआ है। 8वां चैप्टर है ये। और तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न के कुछ फैक्टर्स। तो रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क कैसे मालूम किया जाता है और रिटर्न कैसे मालूम किया जाता है, इसकी मेजरमेंट दोनों की क्या होती है, और एक कंपनी, एक इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी के स्टॉक का रिस्क और रिटर्न मालूम करना हो और अगर एक पूरा पोर्टफोलियो हो उसका रिस्क और रिटर्न मालूम करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये हम डिटेल से चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। ये एक छोटी सी एक केस स्टडी दी हुई होती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। हर चैप्टर के शुरू में उस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर के मजमून से रिलेटेड एक केस स्टडी दी हुई होती है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क होता क्या है। देखें, रिस्क और रिटर्न जो है उसको समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि पोर्टफोलियो आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप देख लें कि क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कलेक्शन या ग्रुप ऑफ एसेट्स। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हुए हैं 50 एक कंपनी के, तो वो पोर्टफोलियो नहीं होगा क्योंकि आपके पास एक ही कंपनी के शेयर हैं। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े शेयर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के परचेज़ कर लेते हैं तो गोया कि वो आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो इज़ अ ग्रुप ऑफ एसेट जिसमें काफ़ी सारे कंपनी के शेयर्स शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिस्क होता क्या है। रिस्क का मतलब यह है कि अनसर्टेनिटी, ठीक है, या वेरिएशन। मुख्तलिफ़ किताबों में आपको रिस्क की मुख्तलिफ़ डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन हम जो यहाँ पे रिस्क की डेफिनेशन कर रहे हैं वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। फाइनेंस के लिहाज से रिस्क क्या होता है। देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर रिस्क हो सकता है कोई और मायने रखता हो, ट्रैफिक के रूल्स के अंदर रिस्क से मुराद कुछ और हो, और ट्रैफिक के लिहाज से रिस्क का मतलब हो कि एक्सीडेंट का हो जाना या खुदा न खास्ता किसी हादसे से दो चार हो जाना। मेडिकल साइंसेस के अंदर रिस्क का मतलब हो कि मरीज़ का मर जाना या मरीज़ के मरने के इम्कान। फाइनेंस के अंदर रिस्क से मुराद होगा कि लॉस या अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी, वेरिएशन, ये तमाम मायने रिस्क के अंदर होंगे। देखिए, हम ये देखते हैं, अ मेजर ऑफ द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट विल अर्न, और मोर फॉर्मली द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न एसोसिएटेड विद द गिवन एसेट। ये ज़रा ज़्यादा एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। वो ये है कि द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एसोसिएटेड विद द गिवन एसेट। किसी भी यहाँ पे आप रिस्क से मुराद वेरिएशन ले सकते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब है, वेरिएबिलिटी। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी कंपनी के एसेट्स परचेज़ किए हुए हैं और उस एसेट्स के ऊपर, एसेट से मुराद यहाँ पे क्या है, स्टॉक। अगर आपने स्टॉक परचेज़ किया हुआ है और स्टॉक के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न अगर आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उन रिटर्न्स के अंदर वेरिएशन है ही नहीं, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, उनके अंदर कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर रिस्क ही नहीं पाया जाता इस सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है। रिस्क क्या है, वो बेसिकली वेरिएशन को मेजर करता है। जिस सिक्योरिटी की डिविडेंड के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, शेयर्स पे मिलने वाली रिटर्न के ऊपर जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी, इसका मतलब उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा है। इस एक साल जो है वो 100 रुपये डिविडेंड मिला, अगले साल जो है वो 500 मिल गया, फिर जो है वो 10 रुपये मिल गया, फिर जो है वो 90 रुपीज़ हो गया, फिर जो है वो 5000 डिविडेंड मिल गया। तो ये देखें, ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है इन वैल्यूज़ के अंदर। तो अगर वेरिएशन ज़्यादा हो तो उसका मतलब उसमें रिस्क पाया जाता है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक खिलाड़ी जो है वो उसकी बैटिंग के अंदर अगर वेरिएशन हो स्कोर्स के अंदर, अगर आप उसके स्कोर्स उठाएँ और उसके मैचेस उठाएं और उसके स्कोर्स उठाएं तो उसमें आपको वेरिएशन नज़र आएगी। अगर वेरिएशन नज़र आती है तो उसका मतलब है कि उसमें रिस्क ज़्यादा पाया जाता है।
कि एक दफ़ा वो सिफर पे आउट हो गया, एक दफ़ा उसने 100 बना लिया है, फिर उसने जो है वो 150 बना लिया है, फिर एकदम से 25 पे आउट हो गया, फिर 50 पे हो गया, फिर 25 पे हो गया। इस तरह के आप स्कोर्स देखेंगे तो आपको आपको जो है वो वेरिएशन ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि इसका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्की बैट्समैन है ना, कुछ नहीं पता कि या तो चढ़ गया तो उसका जो है वो चक्का लग गया तो लग गया और वो 150 बना जाएगा या 100 बना जाएगा। अगर नहीं चल सका वो, तो वो हो सकता है फिर 0 पे आउट हो जाए या डबल फिगर में भी ना जाए उसका स्कोर। माजरत के साथ इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ अक्सर क्लास के अंदर, जैसे शाहिद अफरीदी है, उसके अगर आप टोटल मैचेस उठाएं और स्कोर्स उठाएं तो उसके अंदर आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और कभी तो बहुत नहीं, अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो वो 100 क्रॉस कर जाएगा या 70 और बहुत फास्टली, या फिर जो है वो डबल फिगर में भी नहीं जाता। इसकी बनस्बत अगर आप उमर अकमल के मैचेस उठाएं और उसमें उसके स्कोर्स देखें तो उसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, उनके अंदर जो है वो एक रिदम मिलेगा आपको, और स्कोर्स के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। तो जिस बैट्समैन के स्कोर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मैचेस जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है, उसका मतलब उसमें उतना ज़्यादा रिस्क पाया जाता है। और इसी तरह जिस कंपनी के शेयर्स के अंदर जितनी ज़्यादा रिटर्न्स में उस सिक्योरिटी के रिटर्न्स में जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है, इसका मतलब उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे देख लें, ये डेफिनेशन दी हुई है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी दी हुई है, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये छोटी छोटी जो है ना, इन्होंने एक सिनेरियोज डिस्कस किए हुए होते हैं फोकस ऑन इथिक्स के नाम से, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं और इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो रिस्क को हमने देखा कि रिस्क को मेजर करने के लिए रिस्क कैसे मेजर करते हैं कि हम वेरिएशन देखते हैं इस स्टॉक की प्राइसेस में या स्टॉक के रिटर्न्स में। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उस स्टॉक के उसका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स जो हैं, रिटर्न की डेफिनेशन क्या होती है? रिस्क को तो हमने देख लिया, रिटर्न की डेफिनेशन ये होती है कि टोटल रेट ऑफ रिटर्न इज द टोटल गेन और लॉस एक्सपीरियंस ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन पीरियड। रिटर्न का मतलब यह है कि कोई भी आपके पास अगर शेयर है किसी भी कंपनी का, तो उसके ऊपर आपको एक साल के अरसे में या किसी भी अरसे में, किसी भी मखसूस अरसे के अंदर जितना ज़्यादा आपको उसके ऊपर गेन हासिल हो रहा है या आपको लॉस हासिल हो रहा है, वो उस सिक्योरिटी का रिटर्न कहलाता है। रिटर्न जो है वो लॉस भी हो सकता है, वो गेन भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने बिज़नेस शुरू किया और पहले साल जो है वो आपको लॉस हुआ 10,000 रुपये का, तो इसका मतलब है रिटर्न -10,000 है, ठीक है, यानी लॉस है, रिटर्न -10,000। अगले साल किया आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो +5,000 रिटर्न है उसका। तो इस तरह जो है हम इसको देख लेते हैं। द टोटल रेट ऑफ रिटर्न इज़ द टोटल गेन और लॉस एक्सपीरियंस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन पीरियड। किसी भी मखसूस अरसे के अंदर किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर मिलने वाला टोटल गेन या लॉस उसका रिटर्न कहलाता है। अच्छा, इसका फार्मूला है, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप देख लें, ये हम समझते हैं इसको। ये क्या है, देखें, किसी भी सिक्योरिटी से आर से मुराद क्या है? रिटर्न, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आप इसको यूँ कह लें कि किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर मिलने वाला जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि मैंने एक शेयर परचेज़ किया है तो उसके ऊपर मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, तो उसको हम किससे ताबिर करते हैं? आर से, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आर है ये रिटर्न है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न है इसका फार्मूला क्या है, कैसे मालूम हो इसका हम कैसे डिटरमिन करेंगे? जो भी कंपनी का शेयर है उसकी मौजूदा प्राइस माइनस उसकी गुज़िश्ता प्राइस, और उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे उस सिक्योरिटी के ऊपर मिलने वाला कोई भी डिविडेंड, और इन तमाम का जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस से, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर प्राइस वैल्यू ऑफ एन एसेट एट टाइम टी, मिसाल के तौर पे किसी भी एक एसेट का किसी भी एक एसेट की जो प्राइस होती है, शेयर प्राइस, पी से मुराद क्या है यहाँ पे? शेयर प्राइस। आपने एक एसेट परचेज़ किया हुआ है और उसकी जो है वो प्राइस मिसाल के तौर पे आज 100 रुपये है, और कल थी उसकी प्राइस मिसाल के तौर पे 98 रुपीज़।
तो पी टी से मुराद 100 हो जाएगा और पी टी माइनस 1 से मुराद गुज़िश्ता कल की प्राइस। अगर टी से मुराद, अगर आप डेटा ले रहे हैं डेली बेसिस का, तो टी से मुराद है आज की प्राइस और टी माइनस 1 से मुराद है कल की प्राइस। 100 माइनस 98, 100 माइनस 98 प्लस उस सिक्योरिटी पे अगर कोई डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर को या आपको, अगर कोई भी डिविडेंड मिला है तो वो आप उसमें ऐड कर लेंगे। देखें, कैश फ्लो रिसीव फ्रॉम द एसेट इन्वेस्टमेंट इन द टाइम टी माइनस 1 टू टी, यानी इस टी से लेकर टी माइनस 1 तक के दरमियान जो भी कैश फ्लो मिले हैं उसको ऐड कर लिया जाता है और उस तमाम की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे पी टी माइनस 1 से। ये एक रिलेटिव मेजर निकालने के लिए, रेशो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये होगा कि ये फार्मूला बहुत सिंपल है और इसको जो है वो यहाँ पे इसकी तमाम नोटेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है। और जस्ट अ मिनट, अच्छा यहाँ पे इसकी नोटेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कि वो बता रहा है कि आर क्या शो करता है, सी टी क्या शो करता है एंड सो ऑन। यहाँ पे एक छोटी सी ना एग्जांपल दी हुई है, ये इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। रॉबिन्स विशेस टू डिटरमिन द रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स दैट शी ओन्ड ड्यूरिंग 2009। रॉबिन जो है वो दो स्टॉक्स के ऊपर रिटर्न मालूम करना चाहता है जो उसने ओन किए हुए हैं 2009 के दौरान। एक एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एक एप्पल कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं और एक वॉलमार्ट के शेयर परचेज़ किए हुए हैं। साल के शुरू में एप्पल स्टॉक ट्रेडेड फॉर $90.75 पर शेयर। एप्पल का शेयर था $90.75 का और वॉलमार्ट का था $55.33 का। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एप्पल ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, बट वॉलमार्ट ने जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने $1.09 जो है वो पर शेयर डिविडेंड रिसीव किया। एट द एंड ऑफ द ईयर एप्पल स्टॉक वर्थ, साल के आखिर में उनकी वर्थ ये हो गई और वॉलमार्ट की जो है वो वर्थ ये हो गई। ठीक है। अब देखें, अब एप्पल के ऊपर मिलने वाले रिटर्न और वॉलमार्ट के ऊपर मिलने वाले रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे की हुई है। यहाँ पे देखें, एप्पल ने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो लिहाजा $0 आ गया, उसकी पी टी माइनस 1। ठीक है। और डिवाइडेड बाय पी टी माइनस 1, तो आंसर आ गया 132.2%। और वॉलमार्ट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 ये इसका ऐड हो गई इसमें और इसमें से माइनस कर दिया पी टी माइनस 1। ठीक है। उसकी वैल्यू गिरी है तो लिहाजा यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे हम पी टी माइनस 1 से, तो लिहाजा यहाँ पे -2.5% आ गया। अब देखें यहाँ पर वो बता रहा है रॉबिन मेड मनी ऑन एप्पल एंड लॉस मनी ऑन वॉलमार्ट इन 2009। वो कह रहा है ड्यूरिंग द 2009 एप्पल के ऊपर उसने गेन किया है 132.2% और वॉलमार्ट के ऊपर उसने लॉस किया है -2.5% का। ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि आप गौर करें कि एप्पल के ऊपर जो मिलने वाला प्रॉफिट का परसेंटेज है वो वॉलमार्ट के ऊपर होने वाले लॉस से ज़्यादा है। ठीक है। तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपको होना ये चाहिए कि आप टोटल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कंपनी के पास किसी भी फर्द के पास जितने शेयर्स थे उनके ऊपर मजमूई तौर के ऊपर उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का रिटर्न या रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस एग्जांपल में रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है, एप्पल का अलग कैलकुलेट किया हुआ है, वॉलमार्ट का अलग किया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे रिटर्न की कैलकुलेशन दी हुई है। इस तरह आप किसी भी कंपनी के अगर आपको डाटा दे दिया जाए तो आप रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न को अभी आप फ़िलहाल छोड़ दें। ठीक है। ये नॉमिनल और रियल का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेस पे होता है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें एडजस्ट किया हुआ होता है और एक में नहीं किया हुआ होता, तो लिहाजा फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि रिस्क प्रेफरेंसेस यहाँ पे दी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि देखें बहुत से लोगों का ना मिजाज बताया हुआ है कि बहुत से लोगों की मिजाज के हिसाब से रिस्क की प्रेफरेंसेस भी मुख्तलिफ होती हैं।
कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के दौरान। अगर वो किसी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे वो चाहेंगे कि हमें बिल्कुल भी रिस्क ना हो। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है रिस्क हो जाए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट भी हो, थोड़ा रिस्क भी हो। और कुछ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जाए, हायर, वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मिजाज हैं, उनके लिहाज से उनकी रिस्क प्रेफरेंसेस यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है जी। जैसे कि रिस्क प्रेफरेंस अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ रिस्क न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो रिस्क सीकर होते हैं। चलें जी रिस्क एवर्स देखते हैं। द एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क इन विच इन्वेस्टर वुड रिक्वायर एन इंक्रीज रिटर्न एज कंपनसेशन ऑफ एन इंक्रीज इन रिस्क। वही कह रहे हैं कि अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क एवर्स का मतलब है कि रिस्क अवॉइडर होते हैं, वो रिस्क से अवॉइड करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो रिस्क ज़्यादा ले भी सही ना तो उन्हें किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर जितना वो इजाफी रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से उन्हें इजाफी रिटर्न भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो रिस्क ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न भी मांगेंगे। तो ये वो लोग होते हैं कि वरना वो रिस्क नहीं लेंगे। अगर उन्हें किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क ज़्यादा लेने से कन्फर्म ना हो कि इसके ऊपर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो कतन उसके ऊपर रिस्क जो है वो नहीं लेंगे उस सिक्योरिटी के ऊपर। अच्छा, रिस्क न्यूट्रल से क्या मुराद है? द एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क इज़ टुवर्ड रिस्क इन विच इन्वेस्टर चूजेज द इन्वेस्टमेंट विद द हायर रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ इट्स रिस्क। बहुत से लोग होते हैं जो जिनकी निगाह सिर्फ रिटर्न के ऊपर होती है कि किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, उन्हें इस बात से नहीं गर्ज होती कि उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर रिस्क कितना है। ठीक है, उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो रिटर्न होता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स रिस्क, वो रिस्क को कंसिडर नहीं करते बल्कि रिटर्न को कंसिडर करते हैं। और तीसरा जो है वो रिस्क सीकिंग है। रिस्क सीकिंग लोग वाले जो है वो इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये वो इन्वेस्टर होते हैं द एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क इन विच इन्वेस्टर प्रीफर इन्वेस्टमेंट विद ग्रेटर रिस्क इवन इफ दे हैव लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये वो लोग होते हैं द एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क इन विच इन्वेस्टर्स प्रीफर इन्वेस्टमेंट विद ग्रेटर रिस्क इवन इफ दे हैव लोअर एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न। वो लोग जो रिस्क सीकर होते हैं वो कोशिश होती है कि रिस्क ज़्यादा लिया जाए, बेशक ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से रिटर्न बेशक उतना ना मिल रहा हो, लेकिन थोड़ा भी हो, अगर लोअर रिटर्न भी मिल रहा हो ग्रेटर रिस्क लेने पर तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन को। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोगों के जो है ना मुख्तलिफ एटीट्यूड होते हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने ये 3 किस्में बताई हुई हैं। अच्छा, अभी तक ना हमने सिर्फ रिस्क पढ़ा था कि कैसे मालूम करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सिक्योरिटी का जो है वो रिस्क मालूम करने के लिए ये किया जाता है कि उसके ऊपर जितनी वेरिएशन होती है, उसके अंदर जितनी वेरिएशन होती हैं वो वेरिएशन अगर ज़्यादा होंगी तो हम कहेंगे रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। अगर वेरिएशन किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न्स में कम होंगी तो हम कहेंगे उसमें रिस्क कम पाया जाता है। तो अब ये बाकायदा ये एक टॉपिक शुरू हो रहा है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर सिंगल एसिड है हमारा, सिंगल एसिड से क्या मुराद है? अगर किसी भी एक कंपनी के शेयर्स हैं इन्वेस्टर के पास तो उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिस्क को एसेस करने के लिए। सबसे पहला मेथड है सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस जो है वो इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है और ये लॉजिकल भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा तौर के ऊपर इसको ना ही लाइक करता हूँ, इस मेथड को ना ही यूज़ करता हूँ और ना ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, फिलहाल ये भी छोड़ दें क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे। हम असल में जो है वो इसके और मेथड की तरफ आते हैं। रिस्क मेजरमेंट देखें जी। अच्छा, यहाँ पे वो थोड़ा सा बता रहा है कि बार चार्ट के ज़रिए भी आपको पता चल जाएगा कि किस की वेरिएशन जो है वो किस एसिड की, एक एसिड ए है एक एसिड बी है, किसकी वेरिएशन ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, हाँ हमने पढ़ा था कि जिस सिक्योरिटीज़ की रिटर्न्स के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगी तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा पाया जाएगा। तो देखें, हम यहाँ पे ना एक मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेथड है वो ये है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि आप स्टैंड के वैल्यूज़ जो हैं वो मीन से कितना दूर हैं। ये ना इसके ऊपर बाकायदा पूरा आधा घंटा मैं तकरीबन लगाता हूँ अगर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि हम सामने नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये क्लास में बाकायदा एक सवाल करवा के मुझे समझाना होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, आगे एक फार्मूला आएगा आपने वो यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ यूज टू कैलकुलेट टू मेजर द रिस्क ऑफ एनी सिंगल सिक्योरिटी। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है बेसिकली। स्टैंडर्ड डेविएशन में से हमें पता चलती है कि किस वेरिएबिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि स्टैंडर्ड से डेविएट कितनी कर रही हैं वैल्यूज़, टू व्हाट एक्सटेंट डाटा वैल्यूज़ आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, मीन, कि वैल्यूज़ मीन से कितना दूर हैं। अगर वैल्यूज़ मीन से बहुत ज़्यादा दूर होंगी तो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी। और इसका एक फार्मूला समझ लें, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि डाटा के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका मतलब यह है कि डाटा के अंदर वेरिएशन अगर कम है तो उसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी कम है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू कम आ रही है तो उसका मतलब है कि डाटा के अंदर वेरिएशन भी कम है। बस ये सिंपल सा है कि इसको समझने का तरीक़ाकार है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एसिड लिए हुए हैं, एसिड सी और एसिड डी। देखें यहाँ पे ना इन्होंने एक बार लगाई हुई है। अब ये पूरी एक हिस्ट्री, एक साइंस है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस वक्त टाइम नहीं है और ना ही इस वक्त वाइट बोर्ड है कि जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो ग्राफ है ना, ये सेंटर शो कर रहा है मीन को, एवरेज को। ये जो येलो कलर की लाइन है ये शो कर रही है कि वैल्यूज़ जो हैं वो देखें मीन से कितना क्लोज हैं। और एसिड डी जो है ब्लू कलर की लाइन, इसमें देखें वैल्यूज़ मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जैसे देखें ये मीन है 15 के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा दूर तक गई हुई हैं, मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसका मतलब ये है कि डी के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है और सी के अंदर वेरिएशन कम है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला दिया हुआ, लेकिन आपने ये फार्मूला नहीं करना, आपने फार्मूला करना है ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपने, n-1 वाला। ये फार्मूला क्या है, ये देखें, समेशन सिक्योरिटी के जो रिटर्न्स दिए हुए हैं उनका मीन निकाल लेंगे। किसी भी सिक्योरिटी के पहले उनका मीन निकालेंगे, रिटर्न्स दिए हुए मिसाल के तौर पे 3, तो आप तीन रिटर्न्स का मीन निकाल लेंगे और उसमें से फिर हर रिटर्न को माइनस करेंगे उस मीन की वैल्यू में से, जो आंसर आएगा अच्छा, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर लेंगे, फिर आप उसका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे n-1 से, तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ r। नीचे r से मुराद क्या है कि आप रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। सिग्मा क्या है, सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बेसिकली एक सिंबल यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होता है। आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे सिग्मा से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे ये देखें इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें एसिड ए है और एक एसिड बी है, इनका ना इन्होंने अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कैसे जो कैलकुलेट हुआ है वो उसका आंसर क्या आ रहा है 1.41% और इसका क्या आ रहा है 5.56%। इसका मतलब यह है कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कम है ए की। तो इसका मतलब ये कि ए के अंदर वेरिएबिलिटी कम है और बी में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर रिस्क ज़्यादा कम है, सिक्योरिटी ए के अंदर रिस्क कम है और सिक्योरिटी बी के अंदर रिस्क ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कैसे किया इसको समझते हैं। एसिड दिया हुआ है आपके पास, एसिड जे, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, रिटर्न दिए हुए। पहले मंथ में 13% रिटर्न था, दूसरे में 15 और तीसरे में 17। अब आप इन तीनों को अगर जमा करें, 13, 15 और 17 को 3 पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है, आंसर आएगा आपके पास 15, ठीक है। तो अच्छा, अब देखें यहाँ पे हर वैल्यू के सामने उसका मीन भी लिख दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है आर बार तो सेम है सबके लिए,
तो इसलिए यहाँ पे मीन लिख दिया। अब देखें हर आर की वैल्यू को आर में से फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो हर आर की वैल्यू को माइनस करना है आर में से, आर बार में से। तो देखें हर आर की वैल्यू को आर बार में से माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पे भी ये किया हुआ है। अच्छा, आर माइनस आर बार किया तो यहाँ पे ये आर माइनस आर बार आ गया। फिर उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 4%, 0% और 4%, ठीक है। जब उसका सम लिया तो क्या आ गया, यहाँ पर सम अगर आप लें तो सम जो है वो इसका आ जाएगा 8%, ठीक है। समेशन आर माइनस आर बार का इसको डिवाइड बाय n-1, n-1 कितना है 3 - 1 2 हो जाएगा। n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो 3 में से 1 गया 2 बच गया, तो 2 पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटीज़ आप कंसीडर करें कि नहीं दी हुई। मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ के चक्कर में डालने नहीं चाह रहा क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ अमूमन नहीं दी हुई होती और प्रोबेबिलिटी वाला मेथड प्रैक्टिकल भी नहीं है और प्रोबेबिलिटीज़ मैंने इसलिए आपको पढ़ाई भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये अज्यूम कर लेंगे आर माइनस आर बार का स्क्वायर, इन सबको जमा किया आपने और जमा करने के बाद आपने n-1 यानी 3 - 2 पर डिवाइड किया और होल का अंडर रूट ले लिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास ये आ गया। तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह कैलकुलेट किया तो मुझे उम्मीद है आंसर सेम आएगा दोनों, चाहे आप फार्मूला कोई भी यूज़ कर लें। तो आपने आंसर्स देख के आइडिया लगा लिया कि दो सिक्योरिटीज़ जो हैं इनके दो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो किसका रिस्क ज़्यादा है किसका रिस्क कम है, ये आपने इसकी वैल्यू से देख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा है उसका रिस्क ज़्यादा है, जिसका कम है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.41 इसका रिस्क भी कम है। अब देखें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी दी हुई है, इंटरप्रिटेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पर एक और हिस्टोरिकल रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न ये दिया हुआ है, इसे फ़िलहाल आप छोड़ दें, ये एक मेथड दिया हुआ है, इतना इसको ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये आ जाए आप अगले मेथड पे, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या, अब देखें जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी ना वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी। क्या मतलब ये कि अगर आप के क्लास के स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स पूछूं तो कोई कहेगा 83, कोई कहेगा 47, कोई कहेगा 29, कोई कहेगा 84, कोई कहेगा 91, ठीक है। ये जो जवाबात होंगे आपके ये एब्सोल्यूट टर्म में होंगे। एब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब है कि आप जो मार्क्स हैं आप उनको उसी ओरिजिनल यूनिट के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी परसेंटेज निकालें तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज इज़ अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, वो आप रिलेटिव टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो अब ये रिलेटिवली इसे कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट, ये रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म में मैं पूछूंगा, ये आपसे पूछता हूँ CGPA कितनी है, तो अब देखें मार्क्स जो हैं वो उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनके ज़रिए निकाली जाती है CGPA। तो जो CGPA है या परसेंटेज है वो एक तरीके से रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजरमेंट है, और जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स हैं वो क्या हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म के अंदर मार्क एब्सोल्यूट मेजरमेंट। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट थी। इसकी जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है, ये देखें, उससे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को रिलेटिवली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसके रिलेटिवली, मीन के। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे उसके मीन के ऊपर, उसी एसिड के मीन के ऊपर, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन भी वही होती है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई होगा इसका मतलब है कि उसमें वेरिएबिलिटी वेरिएशन ज़्यादा है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें इसका मतलब यह है कि उसके अंदर उस डाटा का उस सिक्योरिटी का रिस्क ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो फार्मूला सेम है, आपने ये सिग्मा भी कैलकुलेट किया हुआ था। आर बार से क्या मुराद है, आर बार से मुराद है ये वाली वैल्यूज़, ये आर बार क्या निकाला था 15, तो 15 जो है वो 15 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है, ये भी आप कर सकते हैं। पिछले ही डाटा की वही देखें, एसिड ए और बी यूज़ किए हुए थे ना, एसिड ए और बी की उन्होंने वो निकाली हुई है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41 था, मीन 15% था, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.094, और देखें इसका भी आंसर आ गया 0.054, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक
एग्जाम्पल दी हुई है, मेरिलन एंसब्रो इज रिव्यूइंग स्टॉक फॉर इंक्लूजन इन हर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसको हम ज़रा इसको हम डिटेल से देखते हैं, इस 8.8 को जी। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो मेरिलन एंसब्रो इज रिव्यूइंग स्टॉक फॉर इंक्लूजन इन हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये एक इन्वेस्टर है कि जो कुछ स्टॉक्स को रिव्यू कर रही है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उन स्टॉक को ऐड कर ले। द स्टॉक शी विशेस टू एनालाइज इज डेनहाउस इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक कंपनी है DII के नाम से, उसके स्टॉक को ये रिव्यू कर रही है। अ डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर फॉर ऑफ पेट प्रोडक्ट्स का ये मैन्युफैक्चरर है। वन ऑफ हर की कंसर्न इज रिस्क। उसका की कंसर्न क्या है? रिस्क है। इसका मतलब है कि ये रिस्क एवर्स है। एज अ रूल शी विल इन्वेस्ट ओनली इन द स्टॉक विद अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिलो 0.75। उसने ये तय कर रखा है कि वो सिर्फ उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.75 से कम होगा। शी हैज़ गैदर्ड प्राइस एंड डिविडेंड डाटा शोन बिलो। नीचे उसका डिविडेंड डाटा, प्राइस डाटा दिया हुआ है मुख्तलिफ सालों का, 3 सालों का, 10, 11, 12 का। और उसने जो है वो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अब जो डाटा दिया हुआ है उसके नीचे ना उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे, कि अब आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि क्या वो विल शी इन्वेस्ट इन DII और नॉट, कि वो DII में इन्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसका क्या तरीक़ाकार है? सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि आप लोग ये करें कि आप ये देख लें कि DII के जो डाटा दिया हुआ है उसमें इसका क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.75 से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर तो कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्ट कर देगी, तो अगर नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, देखें, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकला हुआ हो और मीन भी हो। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों निकालने हैं, और मीन निकालने के लिए आपको तीनों प्राइस डाटा जो है वो एवरेजेस लेनी पड़ेंगी, 10, 11 और 12 की। देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पर मीन किसका होता है? रिटर्न्स का मीन। तो इसका मतलब यह है कि रिटर्न पहले मालूम करेंगे, फिर उनका मीन निकालेंगे। ठीक है, 2010, 11 और 12 के रिटर्न्स मालूम कर लें। रिटर्न्स मालूम करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि PT CF प्लस PT माइनस 1 डिवाइड बाई PT माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें PT माइनस 1 बिगनिंग हो गया और PT जो है वो एंड हो गया, और ये जो है वो CF हो गया। इसमें डाटा इकट्ठा किया तो यहाँ पे देखें 14.3, 14.1 और 13.0 यहाँ पर डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पर जो रिटर्न्स निकाल लिए तीनों सालों के अलग अलग, तो उनका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास R बार आ जाएगा। ठीक है, R हर एक के अलग अलग निकल आया, तो यहाँ पे एवरेज ले ली तो R बार निकल आया। R बार के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि X, जैसे वहाँ पे था ना फार्मूले में, R माइनस R बार, ये हो गया ये हो गया R माइनस R बार। R बार कितना निकला? 10.5। इसी तरह 4.1 माइनस 10.5 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n माइनस 1 क्या था? 3 माइनस 1। वो मैंने आपको बताया था कि वो जो फार्मूला आपने करना है उसी फार्मूले के जरिए ये निकाला हुआ है, प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला नहीं करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो 3 माइनस 1 आंसर निकाला, और इसको एंड आंसर जो है वो 5.6 निकल आया। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का क्या तरीक़ाकार है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय R बार। ठीक है, R बार है 10.5। ठीक है, तो वो है 10.5, तो आंसर आ गया 0.53। तो देखें 0.53 जो है वो 0.75 से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है। तो आपको डिसीजन क्या होना चाहिए कि शी विल इन्वेस्ट इन DII स्टॉक। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब है जी रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो जो है ये क्या है, इसको हम डिटेल से देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला।